नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम पाकिस्तान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल वार का डीएनए टेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री के सौजन्य से एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान की शानदार अंतर्राष्ट्रीय धुलाई हुई है और इसकी वजह है पाकिस्तान की आतंकवादी सोच। पहले चीन में हुए G20 सम्मेलन में और अब लाओस में हुए आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र की पोल खोली है। ये पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीति में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसीलिए भारत की आक्रामक विदेश नीति का विश्लेषण करना आज बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए आम और साड़ी भेजकर कूटनीति करने वाले नवाज शरीफ की भाषा अचानक हाफिज सईद जैसी क्यों हो गई, यानी वो अचानक बदल कैसे गए। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच एक कूटनीतिक मिठास अब तक दिखाई देती थी। कुछ समय पहले तक नवाज शरीफ भारत के साथ सहयोग भी कर रहे थे और पाकिस्तान में भारत की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा था। 31 मई 2016 को लंदन में नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी होनी थी और इस सर्जरी से ठीक पहले भी नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। लेकिन इस हार्ट सर्जरी के बाद से नवाज शरीफ का दिल बिल्कुल बदल गया और वो दुश्मनों की भाषा बोलने लगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसे आज डिकोड करना जरूरी है। इसके बाद हम भारत के स्वाभिमानी सैटेलाइट का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत ने आज अमेरिका और रूस का गुरूर तोड़ने वाली स्वदेशी तकनीक के दम पर अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा दिया है। आज भारत ने अपना एक नया मौसम उपग्रह लॉन्च किया है और इस लॉन्च के लिए उसे किसी भी दूसरे देश से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भारत की GSLV वाली ऊंची उड़ान है जिस पर भारत के 132 करोड़ लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। अगर आपने दिन में इस ऐतिहासिक घटना को मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, हमारा विश्लेषण देखकर अब आप इस कामयाबी का जश्न मना सकते हैं। इसके बाद हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की आंखें खोलने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं तो आज आपको अपना स्मार्टफोन साइड में रखकर हमारा ये विश्लेषण देखना चाहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि स्मार्टफोन वाली गुस्ताखियां आपकी आंखों पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। और आज हैदराबाद से भी हमारे पास देश को सावधान करने वाली खबर आई है। अगर आप बंद कार में बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं तो ये खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये देश के हर माता पिता और परिवार के लिए एक जरूरी खबर है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद निर्यात करने वाला देश बताया है। आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पैदा करने और उसे निर्यात करने के काम में ही लगा हुआ है। राइजिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन थ्रू आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस डिफाइन द लैंडस्केप ऑफ common security threats to our societies. The threat is local, regional and transitional at the same time. इससे पहले चीन में G20 सम्मेलन में भी मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार करके भारत में भेजता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो हमेशा भारत के दोस्त रहेंगे। लाओस में आसियान मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति ओबामा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओबामा ने दोनों देशों के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया है। भारत की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए ओबामा ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। ओबामा ने कहा कि वो हमेशा से भारत के दोस्त रहे और रहेंगे। पीएम मोदी ने ओबामा को राष्ट्रपति पद से रिटायरमेंट के बाद भारत आने का न्योता भी दिया। भारत ने आज देश के सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। इसरो ने अपने रॉकेट GSLV F5 से इनसेट 3DR को लॉन्च किया। Today we have achieved one other landmark, our GSLV Mark II, the first operational flight. इनसेट 3DR की खासियत ये है कि ये रात में बादलों और धुंध के बीच भी मौसम की सटीक जानकारी देगा। इसके थर्मल इंफ्रारेड बैंड से समुद्र के तापमान का सही अनुमान लगाया जा सकेगा। यह सैटेलाइट रेडियो मैसेज को पहचान कर कोस्ट गार्ड को अलर्ट करने का काम करेगा, जिससे समुद्र में मुश्किलों में फंसे लोगों तक जल्द मदद पहुंचाई जा सकेगी। राष्ट्रपति ने इस कामयाबी के लिए इसरो की टीम को बधाई दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों के पद को लाभ का पद माना और कहा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना हुई है, इसीलिए इसे असंवैधानिक मानकर रद्द किया जाता है। इस सरकार को अब जवाब देना चाहिए कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि 7 की जगह 28 मंत्री कैसे बनाए। इलेक्शन कमीशन में जो मामला सदस्यता को लेकर के अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक जबरदस्त विरोध हुआ। सुबह जब केजरीवाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को चूड़ियां दिखाई। दिल्ली नहीं संभाल सकता, उसको होगा कि महिला बन के घर में बैठ जाए। आप देख रहे हैं दीदी, हमारे साथ जिस तरह से वो धक्का-मुक्की करवाया था पुलिस ने। पंजाब पहुंचने पर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर भी केजरीवाल का विरोध हुआ। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। पंजाब दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा, विरोधी उन्हें बदनाम करने की साजिश में लगे हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे, सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे, वो शुरू हो गया अब दौर। बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में आवाज़े पंजाब नाम से राजनीतिक मोर्चा बनाया है। ये घोषणा करते वक्त सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सिद्धू ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धोखे में रखा। सिद्धू ने दावा किया कि केजरीवाल उनकी जगह उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। सिद्धू साहब, तुम इलेक्शन मत लड़ो, घरवाली को लड़ा दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। सिद्धू ने पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। काले बादल चीर के अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे कि हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। सिद्धू ने नया मोर्चा पूर्व हॉकी खिलाड़ी और एमएलए परगट सिंह, सिमरनजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस के साथ बनाया है। सिमरनजीत सिंह और बलविंदर सिंह निर्दलीय विधायक हैं। गुजरात के सूरत में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष के विरोध में नारे लगाए और तोड़फोड़ भी की। अमित शाह का भाषण शुरू होते ही प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। पाटीदार अभिवादन समारोह समिति ने बीजेपी के 43 पाटीदार विधायकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम से पहले कल अमित शाह के खिलाफ पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसमें अमित शाह की तुलना जनरल डायर से की गई थी। यूपी में राहुल गांधी की खाट सभा में आज भी हंगामा हुआ। गोंडा में खाट सभा खत्म होने के बाद किसानों ने फिर खाटें लूटने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से तैयार थे। उन्होंने खाटें उठाने से रोक दिया तो किसान भी अपनी खुन्नस खाटों को तोड़कर निकाल गए। इससे पहले खाट सभा में राहुल गांधी ने यूपी में किसानों की बुरी हालत को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने किसानों से पीएम के भाषण स्टाइल में ही 3 सवाल पूछे। क्या मोदी जी को हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना चाहिए या नहीं? बिजली के दाम आधे होने चाहिए या नहीं? मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दिल्ली की प्रीति राठी पर तेजाब हमले के केस में दोषी अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को 26 साल के अंकुर लाल पवार को प्रीति की हत्या का दोषी ठहराया था। अगर वो मान लो आगे हाई कोर्ट में अपील करता है, कहीं भी, हम भी एग्री हैं कि वो जाए, कहीं भी जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए या कहीं। हाई कोर्ट में अपील में कि अपील में यही होगा कि इंटेंशन का कोई चांस नहीं है। एक इंटेंशन वाली कलम से उसको बाइज्जत बरी किया गया, एक दूसरा नेग्लिजेंस ऑफ मसीना हॉस्पिटल, वही सब चीज़ें उसको जो जिस वजह से उसको आइडेंटिफाई किया गया वो भी एक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए डेथ सेंटेंस मान्य नहीं रहता। 2 मई 2013 को नौसेना के अस्पताल में नर्स की नौकरी के लिए प्रीति दिल्ली से मुंबई आई थी। उसी ट्रेन से पीछा कर रहे अंकुर ने बांद्रा स्टेशन पर प्रीति पर तेजाब फेंका। 1 महीने बाद 1 जून को इलाज के दौरान प्रीति ने दम तोड़ दिया था। अंकुर लाल पवार को इस बात से जलन हो गई थी कि प्रीति को अच्छी नौकरी मिल गई थी। दिल्ली के कालकाजी में छेड़खानी के विरोध पर 10वीं की एक छात्रा को तेजाब पिला दिया गया।
पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने बताया है कि 2 लड़के उसे पिछले 15 दिनों से स्कूल आते जाते वक्त परेशान कर रहे थे। छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। स्कूल के दबाव पर कल जब वो दोबारा स्कूल जाने के लिए निकली तो लड़कों ने उसे रास्ते में रोककर तेजाब पिला दिया। उसकी मदर ने अलेज किया है, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जिस जगह से लड़की स्कूल गई है उस जगह से हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी आ चुके हैं और उन सबको वेरीफाई कर रहे हैं। टीचर को बताना चाहिए मुझे, टीचर ने मुझे नहीं बताया, बस ये कहने लगे लड़की का नाम काट दूंगी अगर आप नहीं आई तो। इसलिए मैंने आज उससे कहा 10th क्लास है बेटा चली जा। लड़की को एक ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत स्थिर है। वहीं छात्रा को तेजाब पिलाने वाले आरोपी फरार हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी संविधान संशोधन बिल को सहमति दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब जीएसटी को देश में लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के 60 दिन के अंदर सरकार को जीएसटी काउंसिल का गठन करना होगा। इस काउंसिल का काम टैक्स दरों को तय करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। संसद ने अगस्त में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पास किया था। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी बिल को अगले साल 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दिया जाए। यूपी की अखिलेश यादव कैबिनेट ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में राज्य में 18 साल की उम्र से बड़े लोगों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्टफोन से आम जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं जनता भी योजना के बारे में फीडबैक दे पाएगी। स्मार्टफोन के लिए आवेदन करने वालों की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि ये फोन अगले साल उस सूरत में बांटे जाएंगे जब समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। स्मार्टफोन गवर्नेंस में लोगों को जानकारी देने में और सरकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचे और जनता की सूचना सरकार तक पहुंचे, उसमें लाभ पहुंचाने का काम करेगी सरकार। साल 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले भी समाजवादी पार्टी ने मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया था। यूपी में किसान यात्रा के चौथे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल अयोध्या जाएंगे। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राहुल अयोध्या जाने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य होंगे। 1990 में उनके पिता राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या गए थे। हालांकि अयोध्या दौरे में राहुल के राम जन्म स्थान जाने की संभावना कम है। राहुल गांधी फैजाबाद में घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम और रोड शो में भी शामिल होंगे। सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को एक्सपोज करने का दावा किया है। स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में हार्दिक का चचेरा भाई रवि पटेल 30 लाख रुपए लेते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को खुद मुकेश पटेल ने जारी किया है, जिसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता। मुकेश पटेल का कहना है कि ये रकम पाटीदार आंदोलन के लिए दी गई थी। मुकेश पटेल ने हार्दिक पर आरोप लगाया है कि वो आंदोलन की रकम खुद पर खर्च करते हैं। वहीं हार्दिक पटेल का कहना है कि ये रकम सिर्फ आंदोलन के खर्च के लिए ली गई थी। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा उछालने में जुट गई है। मुंबई के विक्रोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय रेहड़ी वाले के फल से भरे ठेले को पलट दिया। रेहड़ी वाले के साथ कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज और मारपीट भी की। एमएनएस का कहना है कि मुंबई में फल की रेहड़ी लगाने का हक सिर्फ मराठियों का है।